गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको होम साइंस में पढ़ा रहे थे। आज हम आपका नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 22, भारतीय परिवार और उसके प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य। अब सप्ताह में आपके 3 होम साइंस की क्लास लगेंगी, एक ट्यूसडे और एक थर्सडे को तो होता ही है, और एक सैटरडे, जिससे कि हमारा आगे का कोर्स कंप्लीट हो सके। क्लियर है? इसमें अभी हमारे बहुत सारे सिलेबस रह गए हैं होम साइंस में, और आपको 12 तारीख से आपके हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं, तो तब तक हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आज हमारा टॉपिक है भारतीय परिवार और उसके प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य। और मुझे आशा है आप सभी ने भी अपनी बुक्स, होम साइंस की बुक्स परचेज कर ली होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं खरीदी वो जल्द से जल्द खरीद लें, क्योंकि 20 तारीख तक ही बुक्स उपलब्ध हैं, फिर वो आपको किसी भी शॉप में नहीं मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय परिवार और उसके प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य। इसमें हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में परिवार के विषय में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भारतीय परिवार, है ना, कि भारतीय परिवार में क्या क्या रीति रिवाजों का समावेश है और किस प्रकार ये परिवार अपने परिवार, अपने इस घर के सदस्यों का और कर्तव्य के उत्तरदायित्वों को कैसे निर्वाह करते हैं। क्लियर? परिवार के विषय में तो पता ही है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण समाज के आदर्शों एवं सामाजिक विशेषताओं के लिए ही होता है। और जो भारतीय परिवार का मुख्य लक्षण भी क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना। और सबसे पहला हेडिंग है भारतीय परिवार की विशेषताएं। क्या है भारतीय परिवार की, क्या विशेषताएं होती हैं? पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। सभी को पता है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है। पिता ही परिवार का मुखिया होता है, और आर्थिक सुरक्षा व सुख सुविधा का दायित्व भी उसी का ही होता है। जो घर को चलाता है वो कौन प्रधान होता है? पिता ही घर का प्रधान माना जाता है, और उसके द्वारा कहे गए ही आदेशों का पालन परिवार के सभी सदस्यों को करना होता है। सेकेंड है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब जिसमें दादा दादी होते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, भतीजे भतीजी आदि एक साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, है ना। परिवार भी 2-3 तरह के होते हैं, एक बड़ा परिवार, छोटा परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है। थर्ड है समष्टिवाद की भावनाएं। भारतीय परिवार में व्यक्ति अपने सुख शांति के बारे में नहीं सोचता, वरन वह अन्य सदस्यों के हितों के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। जो भारतीय परिवार होते हैं उसमें केवल व्यक्ति अपने ही फायदे के विषय में नहीं सोचता है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को कैसे खुश रखा जाए, कैसे वह खुश रहे, संतुष्ट रहे, उसके लिए वह प्रयत्नशील रहते हैं। फोर्थ है स्त्रियों का उच्च स्थान। सभी को पता है कि स्त्रियों को घर की गृह लक्ष्मी माना गया है, और कहा भी जाता है कि धार्मिक कार्यों की पूर्ति के बिना पत्नियों की नहीं होती। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, यदि पत्नी नहीं है तो वो धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। इसलिए पहले तो लोग नारी को अबला समझते थे, लेकिन आज वह हर क्षेत्र में अग्रणी है। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां आज स्त्रियां काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो ट्रेन हो या एरोप्लेन हो, वहां तक भी स्त्रियों ने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ रखी है। नेक्स्ट है भारतीय परिवार का उच्च लक्ष्य। जो भारतीय परिवार होते हैं उनका वर्तमान समय में क्या होता है? उच्च लक्ष्य होता है, अर्थात गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आध्यात्मिकता को प्राप्त करना। इसलिए पितृ ऋण की मुक्ति के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है। पितृ ऋण, है ना, उसकी मुक्ति के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है, क्योंकि संतान ही अपने पितृ के ऋण को मुक्त कर सकता है। इसीलिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है, इसीलिए विवाह भी एक अनिवार्य माना गया है। अतिथि सत्कार। सभी को पता है भारतीय परिवार में अतिथि को देवता तुल्य समझा जाता है, और प्रत्येक परिवार अपनी सामर्थ्य अनुसार ही अतिथियों का सत्कार करता है। मतलब जितनी सामर्थ्य होगी उसी के अनुसार हम अपने मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं। 7 धार्मिक प्रवृत्ति। सभी भारतीय परिवार धर्म को विशेष महत्व देता है, और जहाँ बच्चा जिस परिवार में जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वह तब से लेकर सारे धार्मिक अनुष्ठान परिवार में आरंभ हो जाते हैं, और वो मृत्यु तक वो अनुष्ठान वगैरह सभी जो संस्कार हैं वह चलते रहते हैं। जैसे
गर्भाधान उत्सव, जन्मोत्सव, नामकरण, संस्कार, छठी, अन्नप्राशन, मुंडन, है ना, ये आदि तब से स्टार्ट हो जाते हैं जब से बच्चे का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट है विवाह की अनिवार्यता। 8, विवाह एक पवित्र व अनिवार्य बंधन माना गया है। विवाह के बिना परिवार का अस्तित्व ही नहीं है। विवाह के अभाव में स्त्री पुरुष का मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए विवाह को एक अनिवार्य माना गया है। विवाह इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि समाज में जो भी यज्ञ हवन होते हैं उसमें स्त्री का होना अति आवश्यक है, और बिना स्त्री के कोई भी हवन और यज्ञ पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे भारतीय परिवार में विवाह के उद्देश्य। अभी हमने पढ़ा था कि क्या विशेषताएं हैं, अब पढ़ेंगे उद्देश्य। वैसे तो धर्मशास्त्र के अनुसार उद्देश्यों को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे है, पहला है धार्मिक कर्तव्यों का पालन, पुत्र प्राप्ति और रति। लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे 6 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया। इनके 3 और भागों को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे है पारिवारिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तित्व का विकास। मतलब भारतीय परिवार में विवाह के क्या उद्देश्य हैं, क्यों विवाह किया जाता है। पहला उद्देश्य तो यही है कि धार्मिक कर्तव्यों का पालन होता है। जैसे मैंने बता दिया था कि आपको कोई भी महायज्ञ हो, पितृ यज्ञ हो, देव यज्ञ हो, अतिथि यज्ञ हो, ये इस प्रकार के यज्ञ बिना स्त्री के पूर्ण नहीं हो पाते हैं। और एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी को सोने की प्रतिमा बनाकर उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवाह का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति है। दूसरा है पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति या संतान उत्पत्ति विवाह का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, भारतीय परिवार का तीसरा उद्देश्य यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि है। उसके बाद ये तो 3 धर्मशास्त्रों के अनुसार है। अब जो समाजशास्त्र ने 3 बनाए थे उसमें है पारिवारिक उद्देश्य। जैसे माता पिता की सेवा एवं अन्य सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना परिवार का चौथा उद्देश्य है। मतलब परिवार में पर्टिकुलरली एक व्यक्ति केवल अपने विषय में नहीं सोच सकता है। जब परिवार सभी से मिलकर बनता है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, इन सब से मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है। और तो परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होता है और वो एक दूसरे की सुख और समृद्धि पर भी, सुख शांति पर भी विशेष ध्यान रखते हैं कि किसको क्या बोलने से खुश मिलता है, खुश हो जाता है, या किसी को ऐसी कोई बातें हम नहीं बोलना चाहिए परिवार में जिससे इसका दिल दुखे। तो परिवार के क्या सदस्य होते हैं, आपस में प्रेम भाव के साथ रहते हैं। यह है पारिवारिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, विवाह के द्वारा उत्पन्न संतान को समाज मान्यता देता है और समाज के प्रति भी व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं और समाज सेवा की ओर भी पति पत्नी अपना समय देते हैं। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास मतलब पत्नी व संतान के अभाव में पुरुष अपूर्ण है ना। यदि स्त्री पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं तो एक के अभाव में दूसरे के व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। जब दोनों एक साथ चलेंगे तो क्या होगा, तभी जो रथ है वो आगे चल पाएगा। यदि रथ का एक ही पहिया होगा तो रथ आगे चल पाएगा नहीं। इसलिए एक के बिना अगर स्त्री और पुरुष केवल एक ही रहेंगे तो उनका व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तो उनके व्यक्तित्व का विकास भी पूर्ण रूप से हो पाएगा। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि भारतीय विवाह के प्रकार। अब हमने पढ़ा था भारतीय परिवार के उद्देश्य। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारतीय विवाह के प्रकार। कितने प्रकार के विवाह होते हैं। फर्स्ट है ब्रह्म विवाह, जिसे सब साधारण मानते हैं। जैसे माता पिता या अन्य संरक्षक कन्या हेतु योग्य वर ढूंढकर एक निश्चित दिन परिवारजनों और इष्ट मित्रों सहित वर को अपने घर आमंत्रित करके अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, आभूषण सहित कन्या का दान देते हैं, है ना। ये तो आपने इस विवाह को बोला गया ब्रह्म विवाह। और इस प्रकार के विवाह में हवन, पानी ग्रहण और सप्तपदी जैसे धार्मिक कृत्यों का होना अति आवश्यक है। सेकंड है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह मतलब जिस विवाह में पिता कन्या तथा वर को यज्ञ की वेदी पर बिठाकर वैवाहिक जीवन के संबंध में उपदेश देता है। मतलब जिस विवाह में पिता कन्या तथा वर को यज्ञ की वेदी पर बिठाकर वैवाहिक जीवन के संबंध में उपदेश देता है कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी व समृद्धशाली हो, इस आशीर्वाद के साथ कन्या का दान करता है। तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। थर्ड है दैव्य विवाह। दैव्य विवाह में पिता के द्वारा एक यज्ञ की व्यवस्था की जाती है
और वस्त्र एवं अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो कि यज्ञ में कुशल हो, अर्थात यज्ञ करने में कुशल पुरोहित को अलंकारित युक्त कन्या को देते ही दिव्य विवाह हो। ये सभी विवाह होते तो विवाह है, लेकिन इसमें रीति अलग अलग है, इनके रिवाज अलग अलग हैं। फोर्थ है आर्य विवाह। इस प्रकार के विवाह का संबंध ऋषि शब्द से होता है। विवाह करने का इच्छुक ऋषि गाय बैल का एक जोड़ा कन्या के माता पिता को देता है और गाय बैल लेकर कन्या के माता पिता अपने कन्या ऋषि को सौंप देते हैं और बैल को धर्म और गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए अलग विवाह है। इसमें क्या होता है, आमतौर पर अब क्या होता है कि लड़की जब विवाह होता है तो लड़के वाले बहुत सारा दहेज मांगते हैं, लेकिन ये जो आर्य विवाह है इसमें इसके विपरीत है। इसमें क्या होता है, इसमें विवाह के समय जो वर पक्ष वाले हैं वह कन्या पक्ष वालों को गाय या बैल का एक जोड़ा विवाह में देते हैं, तब वह वर उस कन्या के लिए हकदार होता है। क्लियर। अब है नेक्स्ट गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह तो सबने सुना होगा। इस प्रकार के विवाह में वर कन्या के आपसी प्रेम के कारण अपने माता पिता के अनुमति के बिना अपनी इच्छा से विवाह करते हैं और इस प्रकार के विवाह में शरीर संबंध विवाह से पूर्व भी हो सकता है। तो इस प्रकार के विवाह को जो बोलते हैं गंधर्व विवाह, जो मतलब अपने माता पिता की अनुमति से नहीं किया जाता है, इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। असुर विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह के इच्छुक व्यक्ति कन्या के माता पिता को कन्या का मूल्य दे देते हैं और उसके बाद ही विवाह होता है। इसमें क्या होता है, वर पक्ष वाले कन्या के माता पिता को कुछ कन्या का मूल्य देते हैं और बदले में वो उन्हें कन्या देते हैं। ये विवाह हो गया असुर विवाह। और है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इस प्रकार के विवाह में कन्या को युद्ध में विजय करके उससे विवाह होता है और कन्या को युद्ध का पुरस्कार माना जाता है। मतलब प्राचीन समय में जो युद्ध होते थे उसमें अगर राजा ने उस राज्य को जीत लिया तो वो उस कन्या से विवाह कर लेते थे। पिशाच विवाह। पिशाच विवाह को अधर्म कहा जाता है जब कोई पुरुष सोई हुई स्त्री या शराब पिलाकर अन्य किसी प्रकार से उन्मत्त स्त्री के साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित कर देता है, तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है पिशाच विवाह। इस प्रकार इनको 8 विवाहों को विभाजित किया गया है। उपयुक्त 8 प्रकार के विवाहों में सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्म विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ और दैव्य प्रजापति को मध्यम, आर्य गंधर्व और असुर को निम्न और राक्षस विवाह को अधर्म और पिशाच विवाह को महाभ्रष्ट माना गया है। मतलब इतने सारे जो विवाह हमने पढ़े उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है, ब्रह्म विवाह को। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भारतीय विवाह की विशेषताएं। भारतीय विवाह की क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है, भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। विवाह के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ऐसी मान्यता है। भारतीय समाज में पति पत्नी का संबंध पवित्र माना गया है और ये जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन है। भारतीय परिवार में नारी को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उसे गृह लक्ष्मी माना जाता है और कोई भी धार्मिक कार्य उसके बिना नहीं हो सकता। यदि भारतीय समाज में अगर माता पिता की अनुमति से विवाह होता है तो उसे पूरा समाज मान्यता देता है। यदि कोई कन्या या वर बिना अपने माता पिता की अनुमति से विवाह करते तो उसे समाज में स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद निषेध है। मतलब विवाह विच्छेद मतलब तलाक, ये सब निषेध है। ये अटूट बंधन है। यदि किन्हीं कारणों से कानूनी तौर पर विवाह विच्छेदन होता है तो समाज इसे अच्छा नहीं मानता है। विवाह एक संस्कार है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों का विवाह करे क्योंकि उसे करना अनिवार्य है। कन्यादान के बिना मुक्ति नहीं मिलती और कन्यादान और गोदान का एक सा ही महत्व है। सबसे अच्छा दान कहा गया कन्यादान, है ना। कन्यादान बहुत ही सबसे महान दान है। इसके बाद है, धर्मशास्त्रों के अनुसार अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, अन्य जाति में विवाह निषेध है। मतलब भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार माना गया है कि मनुष्यों को अपनी ही जाति में ही विवाह किया जाना चाहिए। भारतीय परिवार में वधू को परिवार के समस्त जनों की सेवा करनी होती है जिससे उसे संतोष व आनंद मिलता है। भारतीय परिवार 2 परिवारों की सहमति पर होता है। संतानोत्पत्ति भारतीय परिवार की मुख्य विशेषता है। ये भारतीय परिवार के नियम है। मतलब पहला तो यही है कि माता पिता की अनुमति
से किया गया विवाह ही समाज उससे स्वीकार करता है और बिना गृह लक्ष्मी से किसी प्रकार का कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है। और भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद निषेध माना गया है और विवाह एक संस्कार है और इसके माता पिता का कर्तव्य है कि कन्यादान, सबसे बड़ा दान क्या कहा गया है? कन्यादान को कहा गया है। और धर्मशास्त्रों के अनुसार ही विवाह अपनी जाति में ही किया जाना चाहिए और विवाह के पश्चात वधू परिवार के समस्त सदस्यों की सेवा करती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो भारतीय परिवार में मानी गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा भारतीय परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिका। अब तक तो हम उसके उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकार पढ़ रहे थे। अब है परिवार में जो सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं होती है परिवार के प्रति। पति के कर्तव्य, अभी हमने पहले बता दिया था, परिवार में प्रधान किसे कहा गया है? पिता को, है ना। पिता क्या होता है? घर का, परिवार का मुखिया होता है और उसी के बताए गए मार्ग पर पूरा परिवार चलता है। इससे सभी सदस्यों को परिवार में क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहने चाहिए और सभी कार्य भी मिलजुल कर उन्हें करना चाहिए। और कभी परिवार में भी एक दूसरे के प्रति हमें द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट है पत्नी के कर्तव्य। विवाह एक धार्मिक संस्कार है ना। और पत्नी को क्या माना गया है? परिवार में गृह लक्ष्मी की मान्यता दी गई है। तो बाहर के कार्य के लिए का उत्तरदायित्व तो पति का होता है, लेकिन जो घर के अंदर का कार्य है वह उसका उत्तरदायित्व किसका होता है? पत्नी का होता है। तो ये पत्नी के कर्तव्य है कि वह घर में रहकर घर की सारी व्यवस्थाओं को वह व्यवस्थित रूप से चलाती है। उसके बाद है पुत्र का कर्तव्य। पति का कर्तव्य हो गया पत्नी, और उसके बाद पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? संतान का होना परिवार के लिए आवश्यक है ना। और संतान का भी अपने माता पिता के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है जिससे उसका निर्वाह करना चाहिए। जैसे पुत्र को अपने पिता के व्यवसाय को संभालना चाहिए और परिवार में अगर कोई मुसीबत आती, कोई कठिनाई आती, तो उसे अपने परिवार के साथ खड़े होकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब है पुत्री का स्थान व कर्तव्य। पुत्र का भी अपने परिवार के प्रति कर्तव्य होता है, उसी प्रकार पुत्री का भी अपने परिवार के प्रति महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। जैसे दुर्गा पूजा पर जो कन्याओं की पूजा की जाती है, मध्यकाल में पुत्रियों के बड़े हो जाने पर उनका कन्यादान करना ही माता पिता के कर्तव्यों की पूर्ति समझी जाने लगी थी। किंतु अभी आधुनिक समय में पुत्रों के समान ही पुत्रियों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। प्राचीन समय में क्या होता था? पुत्रों को पढ़ाया जाता था और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में इतना चेंजेस आ गया है कि पुत्र के बराबर ही पुत्रियों को भी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं पहुँची है। तो हर क्षेत्र में लड़की कार्य कर सकती है, इसीलिए दोनों को समान प्रकार की शिक्षा दी जाती है। क्लियर हो गया? ये थे आप लोगों के परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिका। अब है परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका। ये तो प्रमुख जो परिवार में जो सदस्य मुख्य होते हैं उनके थे। अब जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जैसे ताऊ ताई, बाबा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि परिवार में होते हैं। बड़े सदस्यों के प्रति आदर व सेवा की भावना, छोटे सदस्यों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार आदि कर्तव्य होते हैं। सभी अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं और परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार परिवार को सुखी और समृद्ध बनाए हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें परिवार के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। अगर ऐसा करेंगे तभी हमें एक परिवार जो होता है वह एक साथ मिलकर रहता है और अपनी सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए वो सुखी के साथ ऐसा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। क्लियर हो गया? ये भी हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें जो दीर्घ क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। क्लियर है? लेकिन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसमें एमसीक्यू बेस पर ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत कम होगी, लिमिट टाइम होंगे, जिसके कारण अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो आप उस पेपर को नहीं कर पाओगे, है ना। जो संडे पेपर होते हैं उसमें तो आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन जो हाफ ईयरली का पेपर होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों को केवल बहुत ही कम समय दिया जाएगा, ताकि कोई बच्चा बुक से चीटिंग ना कर सके। इसीलिए मैम जो भी पढ़ा रही हैं आप साथ साथ में पढ़िए, लर्न कीजिए, और ये सब मार्क्स आप लोगों के जुड़ेंगे फाइनल में। ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली के बाद फाइनली हो जाएगा, तो ये मार्क्स आपके ऐड होने हैं, इसलिए सभी को कंपलसरी एग्ज़ाम देना, ठीक है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी होम साइंस की। क्लियर?